गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय भीम, जय संविधान। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा फूले के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई और बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य तिलक कहा जाता है, उस पर क्या विवाद है और क्या चीज़ें वाकई में, चूँकि आप जानते हैं कि जब किताबें हम स्कूलों में पढ़ा करते थे तो हमें ये बताया गया कि तिलक ने एक आंदोलन छेड़ा था गणेश उत्सव के रूप में, जो लोगों को एकजुट कर रहे थे गणेश उत्सव के नाम पर। और जो आंदोलन था किनके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन हमें और भी तथ्यों की ओर ध्यान देना पड़ेगा और हमें शायद समझने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ये बात सही है। तो इतिहास के पन्ने को जब हमने पलटा, कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो हमें तिलक की सोच और ज्योतिराव फूले के विचारों के बीच विवाद समझ में आया। और ये विवाद हमें मिला है जो बाल गंगाधर तिलक जो एक पत्र चलाते थे मराठा, उसमें कहीं कहीं लेख जो छपते थे। तो तिलक और महात्मा फूले दोनों का एक छोटा सा परिचय, उसके बाद चर्चाएं शुरू करते हैं। तिलक को राष्ट्रवादी नेता कहा गया है और वे एक कट्टर ब्राह्मण माने जाते हैं, सनातनी माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फूले कट्टर विरोधी हैं परंपरावाद का, पाखंडवाद के, अंधविश्वास। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है गुलामगिरी, यदि आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़िए, बड़ी शानदार किताब है। शायद आपके दिमाग के जितने भी कीटाणु होंगे सारे मारे जाएंगे उसकी वजह से, क्योंकि वो किताब इतनी सहज नहीं है। उसको पढ़ने के लिए बहुत सहन शक्ति और बहुत धैर्य की ज़रूरत होगी। फूले ने 1948 में स्कूल खोला था शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए, और फिर कुछ समय बाद लड़कियों के लिए एक अलग से स्कूल खोला था। बाल गंगाधर तिलक ने उस दौर में बहुजनों के आंदोलनों को रोकने के लिए और सामाजिक चेतना की जागृति को कम करने के लिए एक आंदोलन छेड़ा था और उसको नाम दिया गणेश उत्सव। गणेश उत्सव की वजह से बहुजनों को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि गणेश उत्सव के जब पंडाल सजते थे महाराष्ट्र में, तो उनमें जो समाजवादी लोग हैं, जो सामाजिक परिवर्तन करता है, उनके खिलाफ बरगलाने वाली बातें होती थी। लोगों को भड़काया जाता था, उन्हें सनातन विरोधी कहा जाता था, उन्हें हिंदुत्व विरोधी कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था कि ये हमारी संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें अंग्रेज़ों का पिट्ठू कहा जाता था। और तिलक ने अपने पत्र में बाकायदा लिखा है, और सबसे बड़े अगर आलोचक तिलक किसी के हैं तो वो महात्मा ज्योतिराव फूले के हैं। तो हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर विवाद रहे हैं, और हम तिलक की सोच की ओर चलेंगे। तो हमें जो जानकारियाँ मिले हैं उन जानकारी के हिसाब से कुछ प्रमुख मुद्दे रहे हैं जहाँ तिलक और महात्मा फूले के बीच विवाद रहे हैं। तो मैं आपके सामने ये बात पूर्ण विश्वास के साथ रख रहा हूँ और इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, इस बात का पूरा आश्वासन देता हूँ। मुद्दा नंबर 1 ये है कि तिलक का मानना था कि जाति पर भारतीय समाज की बुनियाद टिकी है। जाति की समाप्ति का अर्थ है भारतीय समाज की बुनियाद को तोड़ देना, साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता को तोड़ देना। इसके बरक्स यानी इसके विपरीत में ज्योतिराव फूले जाति को असमानता, गैर बराबरी, भेदभाव की बुनियाद मानते थे और इसे समाप्त करने के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। तिलक ने फूले को राष्ट्रद्रोही कहा क्योंकि वे राष्ट्र की बुनियाद जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। अब ये बात कहाँ लिखी है ये भी बता देता हूँ। ये जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एक पत्र चलाते थे मराठा। उस पत्र में 24 अगस्त 1884 पृष्ठ क्रमांक 1 पर लिखी है और जिसके संपादक खुद स्वयं तिलक है। मुद्दा नंबर 2, तिलक ने प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य करने वाले फूले के उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। तिलक ने कहा, शूद्र अतिशूद्र समाज के बच्चों को इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने परंपरागत जातीय पेशे को अपनाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा उच्च जातियों के लिए ही उचित है। और ये बात कहाँ लिखी है ये भी बताता हूँ। ये लिखी है उनके पत्र मराठा पृष्ठ क्रमांक 2 और 3 पर। 2 मुद्दे हो चुके हैं।
जहां तिलक और ज्योतिबा फूले के बीच जो संवाद, जो चीज़ें हो रही हैं उनके पक्ष में। और सबसे बड़ी बात कि तिलक ने बड़े बड़े लेख लिखे ज्योतिबा फूले के विरोध में और प्रयास किया कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि कार्रवाई करा नहीं सके, क्योंकि तिलक जितना खुद को होशियार समझते थे, ज्योतिबा फूले भी उतनी ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके हुए व्यक्ति थे जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। इसके बाद आइए मुद्दा नंबर 4 पर जाते हैं। तिलक का कहना था कि सार्वजनिक धन से नगरपालिका को सबको शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह धन करदाताओं का है और शूद्र और अति शूद्र कर नहीं देते। ये बात लिखी है मराठा अखबार 1881 पृष्ठ क्रमांक 1। इस बात पर गौर करना होगा कि तिलक ने जो कहा कि सार्वजनिक धन से शूद्र और अति शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो कर है वो करदाता देते हैं, यानी बड़े बड़े जो लोग बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, या फिर जो भी लोग होते थे अमीर या फिर उस तरह के लोग जो कर उस समय टैक्स देते थे, और जो शूद्र और अति शूद्र वर्ग होता, जो गरीब वर्ग था, उनके लिए कर नहीं लगता था। तो वो ये कहते थे कि उनके लिए शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए। मुद्दा नंबर 4 है, तिलक ने ये कहा कि महार और मातंग जैसी, चूँकि महाराष्ट्र में महार और मातंग ये 2 जातियाँ बहुत फेमस जातियाँ हैं जिनको अछूत जातियों के रूप में माना जाता है। तो तिलक ने कहा महार और मातंग जैसी अछूत जातियों के स्कूलों में प्रवेश का सख्त विरोध किया था और कहा कि केवल उन जातियों का स्कूल में प्रवेश होना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने इस लायक बनाया है, यानी उच्च जातियाँ। गौर कीजिएगा, ये बात लोकमान्य तिलक कर रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रवादी कहा जाता है, जिन्हें हिंदुत्ववादी कहा जाता है। और कोई हिंदुत्ववादी इस तरीके से कैसे सोच सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। और ये बात जो लिखी है वो ये लिखी है दस्तावेज संख्या 49 पेज नंबर 125, भट्टाचार्य राष्ट्र शिक्षित करना, ये लेख है। मुद्दा नंबर 5 जो है वो है, तिलक ने लड़कियों को शिक्षित करने का तीखा प्रतिरोध किया और प्रतिवाद किया और लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना के विरोध में आंदोलन कराया। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीयता को हानि होगी, क्योंकि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, वो सिर्फ बच्चों की परवरिश करने के लिए और वंश बढ़ाने के लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए। ये बात लिखा है। और महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ाने के लिए तिलक ने इस बात को लिखा था। मुद्दा नंबर 6, जब फूले के प्रस्ताव और निरंतर संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने किसानों को थोड़ी राहत देने के लिए सूदखोर होते थे पहले के ब्याज और ज़मींदारों के लगान में थोड़ी कटौती कर दी थी, तो तिलक ने इसका तीखा विरोध किया। यानी कि सूदखोरों के ब्याज में कमी कर देना तिलक को नागवारा लगा और किसानों को जो राहत मिली उसका भी उन्होंने विरोध किया। और वहाँ भी ये बात का तुक दिया कि अंग्रेज हमें बरगलाना चाहते हैं। हालांकि अंग्रेज़ों को हम भी बुरा मानते हैं, उनने जो हमारे देश के साथ किया बिल्कुल सही नहीं किया, लेकिन यहाँ तिलक और ज्योतिबा फूले का विवाद हम समझ रहे हैं। इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1818 में शूद्रों और अतिशूद्रों के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया था और 3 जुलाई 1857 को लड़कियों के लिए एक अलग से स्कूल खोला था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं के लिए भी स्कूल खोला उन्होंने। जो महिलाएं होती हैं शायद किसी गलती की वजह से, या फिर जो कुंवारी होती हैं और बच्चे को जन्म देने वाली होती, ऐसी महिलाओं और विधवा महिलाओं के लिए भी ऐसे आश्रम बनाए जहां उनको सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि समाज ऐसी महिलाओं को एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है और ये परंपरा के विरुद्ध माना जाता है। तो फूले ने उन लोगों के लिए भी आश्रय दिया। उसके बाद हम जब थोड़ी सी और आगे चलते हैं तो जब ये विवाद
बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जब फुले ने सोचा कि क्या करना चाहिए तो उन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी, और साथ में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसमें सत्य शोधक समाज 3 शब्द हैं, एक सत्य है, एक शोधक है, एक समाज है। सत्य का मतलब जो सच है, जो जैसा है वैसा। शोधक मतलब हमें उस सत्य को परखना होगा, उस पर शोधन करना होगा, उस पर विचार विमर्श करना होगा, उसकी क्वालिटी को चेक करना होगा, उसकी गुणवत्ता को चेक करना होगा कि वाकई ये सच है या फिर सिर्फ सच बताया जा रहा है। ऐसे समाज की स्थापना करने की बात कही, जहाँ व्यक्ति अपने विवेक, अपने तर्क की कसौटी पर रख कर देखे और ये बात करे कि भाई ये बात कैसे सत्य हो सकती है, इसके कोई वैज्ञानिक लक्षण नहीं दिखते, इस बात के सच होने के कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शायद किसी की भावना आहत न हो तो, और हो भी जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो कहूँगा। तो जैसे एक तर्क गुलामगिरी में आता है, जब महात्मा फुले लिखते हुए ढोंडीराव और ज्योतिराव का उसमें संवाद दिखाया गया। 2 पात्र हैं जिन लिखते समय महात्मा फुले ने बनाया था, ढोंडीराव और ज्योतिराव। उसमें पूछा गया है कि एक बात बताइए कि जो लोग गणेश उत्सव मनाते हैं उनसे भी सवाल की ओर पर उन्होंने, ज्योतिराव फुले ने एक सवाल किया था कि इंसान की गर्दन में हाथी की गर्दन कैसे लग सकती है। जाहिर बात है, हाथी का रक्त, हाथी की प्रकृति, हाथी का स्वभाव और हाथी की बनावट बहुत अलग होती है। इंसान की बनावट अलग होती है, हम ये हैं और हमारा सिर ये है। वहीं अगर हाथी की बात की जाए तो हाथी जो है उसके 4 पैर होते हैं, वो खड़ा भी इस तरीके से होता है, उसका सिर भी बहुत बड़ा होता है। तो महात्मा फुले यही बात कहते हैं कि भाई अगर ऐसा किया गया और अगर ऐसी कोई कहानी बनी है जिसमें ये बताया गया है कि कोई शिव थे जिन्होंने अपने पुत्र की ही गर्दन काटी और उन्हें ये भी नहीं पता चला कि वो उनका ही पुत्र है, और उसके बाद उसी गर्दन को जोड़ने की बजाय उन्होंने दूसरों की गर्दन बुला ली, यानी किसी हाथी की गर्दन अपने बच्चे में जोड़ दी। तो ये ताज्जुब वाली बात है और समझने वाली बात है कि हाथी का डीएनए, हाथी का रक्त और मनुष्य का रक्त, बड़ा अंतर आ जाता है, और उसको जोड़ देना बड़ी विस्मय की बात हो गई। तो ऐसे तर्कों के साथ महात्मा फुले ने अपनी बात रखी, और वाकई उनको महात्मा कहना भी चाहिए, और ऐसे महात्मा नहीं कहना चाहिए कि कोई झोला उठाए और चल दिए। उन्हें महात्मा इसलिए कहना चाहिए कि उन्होंने समाज के बारे में सोचा, उन्होंने समूचे समाज की जागरूकता के बारे में सोचा, उन दबे कुचले पीड़ित वंचित लोगों के बारे में सोचा जिन्हें बहुत ही समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उनके साथ अत्याचार और शोषण हो रहे थे, यहाँ तक कि उनकी शिक्षा पर भी रोक लगा दी। और आधार धार्मिक पुस्तकें, मनु संहिता, जहाँ मनु कहते हैं कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसी पुस्तकों के आधार पर जहाँ ऋग्वेद का एक स्थान कहता है और उसमें स्त्री की बच्ची की या स्त्री की निंदा की गई है और शूद्रों को धन संचय करने से रोका गया है, ऐसी चीज़ों का विरोध करते हुए, ऐसी चीज़ों का जो शायद तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है, और प्रकृति के सिद्धांत, जो समानता के सिद्धांत है, जो न्याय और बंधुता के सिद्धांत है, उनके खिलाफ है। उनके खिलाफ महात्मा फुले ने लगातार आंदोलन किया और चलाते रहे, और आज उनके अनुयायी इस देश में काफ़ी कम हैं, लेकिन अम्बेडकर वादियों की तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। सभी जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं वो महात्मा फुले का अनुसरण करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के भी गुरु महात्मा फुले हैं, उन्होंने खुद कहा है। तो संत कबीर, महात्मा फुले और महात्मा बुद्ध और अब अम्बेडकर को नमन। इस वीडियो में जिसकी भी भावना आहत हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन मुझे ये बात कहनी थी कि गणेश उत्सव के बीच बहुजनों का नुकसान कैसे हुआ उस दौर में। आज का दौर अलग है। आज का दौर गणेश उत्सव जो मनाया जा रहा है वो एक क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से एक जश्न है, एक त्यौहार है, और आप खूब मनाइए। लेकिन जब शुरुआती हुई तो कैसे सामाजिक आंदोलनों को रोकने का प्रयास किया गया, कैसे पेशवाई
को महान बताते हुए, कैसे अपनी संस्कृति को महान बताते हुए लोगों के ऊपर इस तरीके से राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया, अंबेडकर के ऊपर भी लगाए गए, महात्मा फुले के ऊपर भी लगाए गए। उस दौर में संत कबीर को भी नहीं छोड़ा गया और संत कबीर से और भी अगर आगे जाएं तो हमारे महात्मा बुद्ध, जो उनको भी ये बता दिया गया है कि फर्जी अवतार हैं। अवतार तो हैं लेकिन फर्जी अवतार हैं। तो ये बातें जो हैं वो सामाजिक आंदोलन को रोकने के लिए शुरू की गई और गणेश उत्सव के रूप में उस दौर में शुरू की गई थी। हालांकि अब लोग एक अलग स्वभाव में जी रहे हैं, बहुत जातिवाद की कमी भी आई है, लेकिन अभी भी देश में जातिवाद देखने को मिल रहा है, जगह जगह लोगों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन बदलाव आएगा, बदलाव हमें लाना होगा, हमें साथ मिलकर चलना होगा। और इसी के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। जय भीम, जय संविधान, महात्मा फुले, शहीद भगत सिंह, सभी को मेरा नमन। इंकलाब जिंदाबाद।